हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम विच इज डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इससे क्या होगा, हम पोयम को और इजीली समझ पाएंगे एंड और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका कि डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेरी ब्रीफ पोयम। कि जो डस्ट ऑफ स्नो है पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। एंड बहुत ही छोटी सी पोयम है एंड इट कन्वेज अ ब्रॉड मैसेज ऑफ द पोएट। लेकिन पोएट का बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करती है। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पोयम में बात की गई है हमारे द्वारा फॉलो किए जाने वाले सुपरस्टिशंस के बारे में, यानी कि अंधविश्वास के बारे में। किस तरीके से हम आंखें बंद करके किसी भी फेथ को, किसी भी बिलीफ को मानते जाते हैं और हम उसको फॉलो करते जाते हैं। एंड ही शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट्स ऑन सर्टेन इश्यूज कैन बी मिसलीडिंग। और उन्होंने दिखाया है कैसे मनुष्य का कुछ मुद्दों पर निर्णय लेना कितना ज्यादा मिसलीड हो सकता है, लोगों को मिसलीड कर सकता है, लोगों को उनके ट्रैक से भटका सकता है और लोगों को सुपरस्टिशंस में मानने के लिए मजबूर कर सकता है। कह नहीं सकते हैं लोग उससे क्या हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। द पोएट सोच, इसमें पोएट दिखाते हैं कि क्रो को एंड हेमलॉक ट्री को। किसके तौर पर दिखाते हैं कि रीजन है वो किसके, उनकी जो मूड में चेंज आया है एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म। और उनकी जो आशावाद है, वो जो आशावादी हैं, या कह सकते हैं जो आशा है उनकी बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि होप उनकी बढ़ जाती है। उनकी होप के बढ़ने के पीछे जो रीजन बताया उन्होंने किसको बताया है? क्रो को, एक कौवे को। एंड किसको बताया उन्होंने? हेमलॉक ट्री को। किसको बताया है बच्चों? हेमलॉक ट्री को एंड क्रो को। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा पोइट ने क्यों कहा है, इसका हम रीजन समझेंगे। इसका रीजन ये है कि यूजुअली जहां से पोइट बिलोंग करते हैं अमेरिका में, वहां पर क्या है, वहां के जो नेटिव लोग हैं उन लोगों का मानना है कि जो क्रो है, जो कौवा है एंड हेमलॉक ट्री है, दोनों के दोनों क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो एंड हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सोरो को। किसको? सोरो को। डिप्रेशन को। किसको बच्चों? डिप्रेशन को। एंड किसको? होपलेसनेस को। होपलेसनेस को। भाई उनको, उन लोगों का मानना है कि जो क्रो है एंड हेमलॉक ट्री है, ये दुख के प्रतीक हैं, ये होपलेसनेस के, निराशा के प्रतीक हैं। एक डिप्रेशन, तनाव होता है जो उसके प्रतीक हैं। बट पोएट का मानना है कि ये सब जो लोग मानते हैं, लोगों का ये अंधविश्वास है, लोगों का ये सुपरस्टिशन है। और वो कहते हैं कि मैं जब कौवे से मिला, या मैं जब हेमलॉक ट्री से टकराता हूँ, मैं जब कौवे से टकराता हूँ तो मेरा दिन उल्टा सही हो जाता है और मेरी तो ऑप्टिमिज्म बढ़ जाती है, मेरी आशा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि मैं होपलेस हो जाता हूँ, बट ये कहते हैं मैं होपफुल हो जाता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम करेंगे पोयम की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट स्टेंजा बाय स्टेंजा। छोटी सी पोयम है। द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये है उसका फर्स्ट स्टेंजा। उसमें कहा गया है कि द बे आ क्रो, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवे ने, सुक डाउन होता है थ्रू, क्या होता है? थ्रो करना। क्या होता है बच्चों? थ्रो करना। जिस तरीके से एक कौवे ने थ्रो किया है, किसको किया है? डस्ट ऑफ स्नो को। डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो बर्फ के, जो बर्फ की सावर होती है, बर्फ की बौछार होती है, जो बर्फ की कह सकते हैं बारिश होती है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या बोला गया है? डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। एंड कहते हैं जिस तरीके से एक क्रो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है, और कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री बच्चों क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, एक क्या होता है? जहरीला पेड़ होता है। ठीक है। तो जिस तरीके से एक क्रो मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से क्या कराता है? हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है उससे बर्फ गिराता है, आइस के कुछ पार्टिकल्स गिराता है। तो क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे मूड में एक बदलाव आ जाता है उससे। जो आइस के गिरने से मेरे ऊपर, जो क्रो ने मेरे ऊपर आइस गिराई है हेमलॉक ट्री से, वो उससे क्या आता है? मेरे
मेरे अंदर मेरे हार्ट में एक चेंज ऑफ मूड आता है, कह सकते हैं मेरा मूड चेंज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ होगा? कैसे चेंज हुआ होगा? क्या ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म की तरफ गया होगा? कहने का मतलब क्या आशावाद से निराशावाद की तरफ गया होगा? क्या पहले पोएट खुश थे फिर दुखी हो गए होंगे, या पहले दुखी थे फिर खुश हो गए होंगे? वैसे वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ऐसी किसी के साथ घटना होती है, अगर ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट होता है, तो उसका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसका दिन रून हो जाता है। बट पोएट कहते हैं मेरे साथ उल्टा हुआ है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड क्या होता है? रेग्रेट, मतलब जिस दिन का मैं अभी पश्चाताप कर रहा था। पश्चाताप क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि वो बहुत दुखी होंगे, कह सकते हैं वो अभी तक जो उनका दिन बेकार जा रहा होगा। कहते हैं मेरे ऊपर जैसे ही स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, और मेरे ऊपर जैसे ही एक रो स्नो पार्टिकल्स गिराता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है, और मेरे अंदर एक ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग आती है, मेरे अंदर आशा जग जाती है, होपफुल हो जाता हूँ मैं, और मैं अपने दिन को बचा लेता हूँ। कह सकते हैं जो दिन है, कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक डे की लाइन है, इसमें से वो इतना डे कवर कर चुका है और अभी इतना डे बचा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जहां पर यहाँ पर पॉइंट पर है, अभी तक ये पूरा दिन अभी तक बेकार कर चुका है अपना, और यहाँ पर अभी इसका समय अभी रह गया है। कहता है मेरा जितना समय रह गया है दिन का, मैं अब उतने समय को अब सही तरीके से यूज कर पाऊंगा, क्योंकि अब इनके अंदर क्या आ जाती है? ऑप्टिमिज्म आ जाती है, आशा आ जाती है उनके अंदर, होपफुल हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये उस सुपरस्टिशन का विरोध कर रहे हैं जो वहां के लोगों के द्वारा माना जाता है। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से लोग किसी भी नेचुरल थिंग को पेसिमिज्म से जोड़ देते हैं, निराशा से जोड़ देते हैं। ऐसे हमारे इंडिया में भी एक सुपरस्टिशन है कि जब कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, तो लोग हमारे यहाँ के क्या मानते हैं कि वो एक इनऑस्पिशियस इवेंट है, एक अशुभ घटना है, और हम वहीं पर रुक जाते हैं, जो कि बिल्कुल मिथ है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। उसी तरीके से अंधविश्वास है जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का मानना है कि अगर हेमलॉक ट्री से कोई क्रो स्नो पार्टिकल्स को गिरा देता है, तो उनका दिन बेकार हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? मिथ हैं, सुपरस्टिशंस हैं, और पोएट का मानना है कि हमें ऐसे सुपरस्टिशंस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, छोटी सी पोयम थी और मैसेज बड़ा था, इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है कंप्लीट, और इसके बाद करेंगे हम किसको? समरी को। अब आती है क्या? समरी। तो समरी क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। एक सुंदर सी पोयम है, छोटी सी पोयम है, हमने अभी कवर की, छोटी सी सुंदर सी पोयम को कवर किया। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मूवमेंट हैज अ लार्ज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। ये यह पोयम बताती है कि छोटा सा मूवमेंट में भी हमारी जिंदगी में बड़ा महत्व रखता है, कि कैसे छोटा सा मूवमेंट हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, कितनी इंपोर्टेंस रख सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपोर्टेंस होता है। क्या होता है? इंपोर्टेंस। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम, और पोएट ने मेंशन किया है यहाँ इस पोयम में किसको? क्रो को एंड हेमलॉक ट्री को। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्रो या फिर हेमलॉक ट्री को ही क्यों मेंशन किया है? किसी और ट्री को भी मेंशन कर सकते थे, ओक के और पीपल के, वेनेन ट्री को भी मेंशन कर सकते थे, या कह सकते हैं क्रो की जगह पर पीकॉक को भी या पीजन को भी यूज कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारे अंदर से सुपरस्टिशंस को निकालना चाहते थे। जिस तरीके से हम लोगों ने फेथ बना लिया, हम लोगों ने रॉन्ग बिलीफ बना लिया है कि क्रो के लिए और हेमलॉक ट्री के लिए, तो उस रॉन्ग बिलीफ को बताने के लिए कितना हम लोग किस तरीके से सुपरस्टिशन में विश्वास करते हैं, बस उसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या लेते हैं? क्रो को लेते हैं एंड हेमलॉक ट्री को लेते हैं अपनी पोयम में। क्रो सिग्निफाइज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। हमने अभी इसके पहले एक्सप्लेनेशन में समझा, उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में समझा। क्या समझा? कि क्रो किसको सिग्निफाई करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्रेसिव मूड को, एंड किसको? सोरोफुल मूड को। द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और हमने देखा था कि जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है? पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है। बोथ ऑफ these signify that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood। और पोइट दिखाते हैं कि वो किस तरीके से
खुश नहीं है, वो किस तरीके के मूड में है, वो जिस तरीके के मूड में है उसी तरीके का वो क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं या बर्ड लिया उन्होंने, पक्षी को लिया है जो दिखाता है समाज में लोगों का मानना है डार्कनेस को, डिप्रेसिव को एंड बेटर साइड को, नेचर के बेटर साइड को। और इसलिए लिया है ताकि अपने सिमिलर मूड को प्रेजेंट कर सकें और उनके सिमिलर मूड को प्रेजेंट किया जा सके। इन सच आ सैड एंड डिप्रेसिव मूड द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। वो इसी तरीके से दुखी मन से वो कहां पर बैठे हुए थे, एक हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एंड उसी पेड़ के ऊपर क्या, एक क्रो बैठा हुआ था जो क्या करता है, सुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्मॉल पार्टिकल्स को उनके ऊपर गिरा देता है, वो सुक ऑफ कर देता है, थ्रो कर देता है। सुक ऑफ क्या होता है, थ्रो करना, क्या होता है, थ्रो करना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर देता है, उनके ऊपर गिरा देता है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर ऑफ द स्नोफॉल ऑन द पोएट। और जो स्नोफॉल के बाद पार्टिकल्स पत्तों के जो लीफ के सरफेस पर रह जाते हैं वो किनके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। और जो छोटा सा एक्शन था उसने पोएट के पूरे मूड को चेंज कर दिया। ही रियलाइज दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे। उनको महसूस होता है कि अभी उन्होंने दिन का केवल एक पार्ट बर्बाद किया है, उनका भी केवल दिन का एक पार्ट ही बर्बाद हुआ है, बाकी का दिन उनका अभी सेफ है। और जिनको भी बचा सकते हैं अभी उनको उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, सही कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। कहते हैं कि रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो। और जो भी दिन बर्बाद हुआ है उसमें वो क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे और दुख में खोए हुए थे। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज। और जैसे उनके मूड में चेंज आता है स्नो पार्टिकल्स के गिरने के बाद, जो उनको रियलाइज होता है कि अभी जो समय बचा हुआ है, ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। तो उनको बचे हुए समय को, दिन के बचे हुए समय को उनको सही कामों में यूटिलाइज करना चाहिए, इन सम यूजफुल एक्टिविटीज, कुछ कारगर एक्टिविटीज में, कुछ यूजफुल एक्टिविटीज में प्रयोग करना चाहिए। एंड हिज सोरो बाज वॉज अवे बाय द लाइट शावर ऑफ द स्नो डस्ट। और कहते हैं मेरा दुख है, कह सकते हैं रॉड फ्रॉस्ट का जो दुख है पूरी की पूरी तरीके से धुल जाता है, साफ हो जाता है। कब, जब उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, जो क्रो उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरा देता है, तब उनके सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। एंड ही हैज नाउ बिकम हैप्पी, और वो खुश हो जाते हैं। His spirit was revived, उनकी आत्मा खुशी से भर जाती है। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे कंस्ट्रक्टिवली। और वो अच्छे ढंग से सही तरीके से अपने दिन को प्रयोग में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों हम समरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे किसको, सेंट्रल आइडिया को। तो बच्चों सेंट्रल आइडिया को हम समझेंगे अच्छे से। तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है बच्चों, सेंट्रल आइडिया होता है मेन आइडिया। क्या होता है, मेन आइडिया होता है। अब मेन आइडिया का मतलब क्या है कि भाई ये पोएम लिखी क्यों गई, इसका मेन आइडिया क्या है, ये पोएम किस मैसेज को देना चाहती है, इस पोएम से हम क्या मैसेज लेना चाहते हैं, या पोइट किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, हम क्या किसमें पढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया में। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है, उसका सेंट्रल आइडिया है कि इवन स्मॉल थिंग्स, प्राय कभी कभी छोटी चीजें और छोटे एक्शन, छोटे छोटे एक्शन होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमेशा दिखते तो सिंपल हैं, सीम होता है प्रतीत होना, दिखना, हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस, एक बड़ा महत्व रखते हैं हमारी लाइफ में। छोटे मूवमेंट भी क्या रखते हैं हमारी लाइफ में, बड़ा महत्व रखते हैं, शायद हमारे लाइफ को ही बचा सकते हैं छोटे छोटे मूवमेंट। एंड थ्रू दिस पोएम वी गॉट अ मैसेज, और इस पोएम के जरिए पोइट हमें एक मैसेज कन्वे करते हैं, पोइट के द्वारा एक मैसेज कन्वे होता है कि दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट, कि हमें हमेशा होप करने चाहिए अच्छे के लिए, बेस्ट के लिए, सबसे अच्छे के लिए। और चाहे आप भले ही कहां पर हो, वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में हो, सिचुएशन कितनी भी बेकार हो, बट हमें हमेशा कैसा, अच्छा सोचना चाहिए, बेस्ट सोचना चाहिए, और हमें सिचुएशन को हमेशा अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, हमेशा बेस्ट की होप करना चाहिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट वाज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे, कि पोइट थे वो अपना दिन का कुछ पार्ट बर्बाद कर चुके थे, एंड अभी रेस्ट ऑफ द डे बाकी था। एंड व्हेन सम स्नो पार्टिकल्स फॉल अपॉन हिम, तो जैसे ही उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, ही वांट टू यूटिलाइज, ही वांट्स ही वांट्स ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। वो अपने बचे हुए दिन को उपयोग में लाना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं।
बच्चों ये था इसका सेंट्रल आइडिया। हम इसके मेन एस्पेक्ट क्लियर कर चुके हैं। हमने पहला पढ़ा इंट्रोडक्शन, हमने पूरी की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद समरी को भी पढ़ा, सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं। एंड अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप किसी बोर्ड से हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीबीएसई से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो तब भी, या आप यूपी बोर्ड से हो तब भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दोनों के दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। एंड आप किसी भी एनसीईआरटी फॉलोइंग बोर्ड से हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी पोएम का मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, द बे से लेकर हमने हेड रूट तक, हमने जो पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक हमने पूरा स्टेंजा लिया है। दोनों स्टेंजा को हमने कवर किया है, जिसमें क्वेश्चन पहला है हु कंपोज्ड द अबव लाइंस। जो लाइंस है हमारी, जो हमारी लाइंस है जो हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है, जो लाइंस हमने पढ़ी थी ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, ये जो पोयम है किसके द्वारा कंपोज की गई, किसके द्वारा कंपोज की गई है। तो हमने इसको कई बार पढ़ लिया, अभी हमने कई बार बोला है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पोयम है किसके द्वारा कंपोज की गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। इसके पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। विच ट्री डिड द क्रो सो, किस पेड़ को कौवे ने हिलाया, या कह सकते हैं स्नो पार्टिकल किस पेड़ से गिराया है। आप कहोगे कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, आप कितने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसमें कौन सा है, हेमलॉक ट्री। यू नो, क्योंकि आपने इसमें कई बार पढ़ चुके हो, आप समरी में भी एंड कई सारे उसके पहले आप एक्सप्लेनेशन में भी एंड उसके पहले आप इंट्रोडक्शन में भी। तो आप कहोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट फेल ऑन द पोइट, क्या गिरता है पोइट के ऊपर। तो क्या गिरता है, ऑप्शन नंबर सी देखोगे क्या लिखा होगा, डस्ट ऑफ स्नो। भाई सीधी सी बात है, जो हमारा टाइटल है वही तो होगा। डस्ट ऑफ ट्री बिल्कुल नहीं, डस्ट ऑफ रेन बिल्कुल नहीं, डस्ट ऑफ क्रो कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, 4 को क्लियर करेंगे। अर्लियर द पोइट वाज इन अ मूड, कि पहले, अर्लियर क्या होता है पहले, तो भाई पहले पोइट कैसे मूड में थे, खुश थे क्या, नहीं। प्लीजेंट थे, नहीं। प्लीजेंट थे, खुश थे। प्लीजेंट भी क्या होता है, खुश होना। तो क्या खुश थे, नहीं थे। क्या गुड मूड में थे, अच्छे मूड में थे, नहीं थे। कैसे थे पहले, ग्लूमी। ग्लूमी होता है निराश, क्या होता है, निराश, या फिर डिसअपॉइंटिंग, क्या होता है बच्चों, डिसअपॉइंटिंग होता है। तो पहले बच्चे कैसे थे, डिसअपॉइंटिंग मूड में थे, निराश मूड में थे। मतलब कह सकते हैं इसमें क्या भरेंगे हम, ग्लूमी। तो पहले जो पोइट थे कैसे थे, निराश थे, बाद में कैसे हो जाते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे एंड इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसे बोलते हैं हम क्या, राइमिंग स्कीम। तो इसमें पूछी गई है भाई, इसमें पूछी गई है पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है। पोयम की राइमिंग स्कीम को समझने के लिए हमें फिर से पोयम पर वापस चलना होगा, कि उसमें देखेंगे जो पोयम है, वो पोयम को पढ़ेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, पोयम की राइमिंग स्कीम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम को समझेंगे। कि देखो, जो क्रो है, हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ना होता है हमें, पोयम को पूरा पढ़ना होता है। द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हमने पहला स्टेंजा पढ़ा, जिसमें हमें सारे के सारे जो लास्ट वर्ड है उनको पढ़ना है फिर से। कि इसमें लिखा है क्रो, जिसमें साउंड आई हमारी किसकी, ओ की। इसमें मी, जिसमें साउंड आती है ई की, मी, ई, है ना, ई की साउंड आती है। स्नो में आती है ओ की, स्नो, ओ। एंड ट्री में आती है किसकी, ए की साउंड, किसकी आती है, ए की साउंड आती है, ट्री, ई। तो हमने ओ साउंड को मान लिया ए, और ई साउंड को मान लिया बी। ये राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट है, हमें लास्ट वर्ड से ही देखना होता है। लाइन के लास्ट वर्ड से हमें क्या देखनी पड़ती है, राइमिंग स्कीम। तो हमने ओ साउंड को मान लिया ए एंड ई साउंड को मान लिया बी। तो भाई ओ साउंड को हमने क्या माना था, ए, और ई साउंड को क्या माना था, बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। इसमें देखेंगे हर्ट, हर्ट में क्या है, टी साउंड आ रही है, तो इसको मान लिया हमने सी। एंड मूड, यहाँ पर डा की साउंड आ रही है, तो इसको हमने मान लिया डी। एंड भाई देखो पार्ट, हर्ट एंड पार्ट, तो देखो भाई दोनों सिमिलर साउंड है, हर्ट एंड पार्ट, सी साउंड। रूड एंड मूड सिमिलर साउंड है, डी। तो इसकी क्या होगी, सी डी, भाई सी डी। तो इस वाले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, सी डी सी डी। एंड इस वाले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो भाई क्या होगी, ए बी सी डी सी डी। बट कभी भी हमें ओवरऑल नहीं देना होता, हमें केवल एक स्टेंजा का बताना होता है। तो एक स्टेंजा क्या होगा हमारा, ए बी। तो हम अपने ऑप्शन को मिलाएंगे, कहीं पर अगर ए बी लिखा होगा
कहीं पर ए बी लिखा होगा तो हमारा क्या होगा, वही राइमिंग स्कीम होगी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, ए बी, तो हमारी ये क्या हुई, राइमिंग स्कीम हुई। तो बच्चों आई होप आपको राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ। बताओ इन लाइंस में पोएट्स का मूड कैसा है, कि अब कहते हैं कि मेरे हर्ट में एक बदलाव आया है, मेरे मूड में एक चेंजमेंट आया है। तो चेंजमेंट आया है, तो चेंजमेंट कैसा आया है, थॉटफुल, क्या आप सोचने लगे हैं क्या आप वो, कि एप्रिसिएटिव ऑफ नेचर, की प्रकृति की बढ़ाई कर रहे हैं, कि कूल, अब माइंड ठंडा हो गया है, ऐसा नहीं है, माइंड होता है हैप्पी। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ए, ऑप्शन नंबर हमारा सी, कि हैप्पी हो जाते हैं जैसे ही उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, उनके मूड में चेंज आता है, उनके हार्ट में चेंज आता है, तो इसका मतलब वो हैप्पी हो जाते हैं। पहले कैसे थे वो, पहले भाई वो सैड थे, नाउ ही हैज बिकम हैप्पी, वो कैसे हो गए हैं, अब खुश हो गए हैं। भाई सैडनेस से कहाँ की ओर गए हैं, हैप्पीनेस की तरफ। ओके, सैडनेस से कहाँ की ओर गए हैं, हैप्पीनेस की तरफ गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। मैं आप मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, कि जो कि है किसका, पोएटिक डिवाइस का। पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, भाई पोएटिक डिवाइस क्या होती हैं, पोएटिक डिवाइस होते हैं हमारे इंग्लिश में अलंकार। तो इसमें एक अलंकार बताया, पूछा गया है, इसमें एक अलंकार आता है कुछ इसी दोनों लाइंस में, इस लाइन में यूज किया गया है, कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर कह सकते हैं इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, इसमें पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। कौन सी बच्चों, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होती है, एलिटरेशन होती है एक ऐसी पोएटिक डिवाइस जो बताती है किसकी, साउंड को, और किसकी साउंड को, जब कोई भी लेटर सेम साउंड के साथ रिपीट होता है एक लाइन में, तो वहां पर एलिटरेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा साउंड होगा है रिपीट, फर्स्ट लेटर रिपीट होना चाहिए, एंड हैज हर्ट, हैज एंड हर्ट, तो हैज का एच एंड हर्ट का एच, इन दोनों एच का साउंड सेम है, एंड लाइन के बिगिनिंग एंड वर्ड के बिगिनिंग में है। तो इस तरीके से हमारे हमारे इस लाइन में कौन सा कह सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस होगी, कौन सा अलंकार होगा, एलिट्रेशन होगा। आई होप बच्चों आपको इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस आपको समझ में आ गई होगी। बट अगर आपको पोएटिक डिवाइस पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरी पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। ऑफ मैनी सिंबल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, चूज द वन दैट फर्स्ट ड्यू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम सिंबल ऑफ। तो कहते हैं इसमें हेमलॉक ट्री को कई प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने भी आपको बताया था कि हेमलॉक ट्री को सौरों से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड होपलेसनेस होपलेसनेस के लिए रिप्रेजेंट, डिप्रेशन के लिए भाई, या आपका आंसर भी है, ये आपका आंसर भी है, कि पूछा जाता है कि हेमलॉक ट्री एंड जो क्रो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या कहोगे, सौरों को, होपलेसनेस को एंड डिप्रेशन को। बट मैं पूछूं इसमें से पोइट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड है जो पोइट इसमें हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये हमारे लोगों के हिसाब से है, लोगों के अकॉर्डिंग है। लोगों का मानना है हेमलॉक ट्री सॉरोफुल है, लोगों का मानना है होपलेसनेस है, एंड लोगों का मानना है हेमलॉक ट्री डिप्रेशन का प्रतीक है, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर होपलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। बट ऐसा पोइट का मानना नहीं है। पोइट का मानना है कि भाई हेमलॉक ट्री तो हीलिंग नेचर रखता है। कैसा, हीलिंग नेचर, घाव को भरने वाला, क्योंकि पहले वो दुखी थे अब वो सही हो गए हैं, तो कह सकते हैं हीलिंग नेचर है। जो पोइट जिस तरीके से दुखी थे, पोइट का माइंड को उन्होंने हील किया है, तो कह सकते हैं इसमें क्या है, पोइट के अकॉर्डिंग क्या है, हेमलॉक ट्री किसको रखता है, हेमलॉक ट्री हीलिंग नेचर को रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सुख फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ द पोएम। इसमें आपको बताना है सुख का सिनोनिम क्या है। सुख मींस होता है हिलाना, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो क्या है, थ्रो है। थ्रो क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो क्रो है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर से क्या करता है कि कुछ स्नो पार्टिकल्स को, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो को नीचे गिरा देता है, थ्रो कर देता है, फेंक देता है।
तो यहाँ पर सुख का सिनोनिम क्या होगा? थ्रो होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे और इसमें आपको पूछा गया है आपसे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको पता ही है, आप इसको लिख लेना क्या है इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी। ओके बच्चों, दिस स्टेंजा ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। आपको बताना है इस पोयम में, मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ कि इस पोयम में किस किस के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, किस फीलिंग के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पोएट नाउ लाइकली टू से टू द रीडर्स। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है आपके लिए एंड आपको बताना है कि पोएट इन 4 में से हमारे हमसे क्या नहीं कहना चाहता है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 12 क्वेश्चन में बताना है आपको द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज रूड। रूड का मतलब बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। मैंने आपको लेसन की बिगिनिंग बताया था, जब मैंने कह सकते हैं इंट्रोडक्शन बताया था या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में मैंने पढ़ाया था, तो रूड का मतलब बताया था मैंने उसमें। तो आपको बताना है इसमें रूड का मतलब क्या है 4 ऑप्शन में से। ये भी आपके लिए किसका है? होमवर्क के लिए है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और कॉन्ट्रास्ट मूड एक फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको करके आना है, व्हाट इज द पोएट नॉट लाइकली टू द लिसनर्स। कि जो पोएट हैं इनमें से कौन सी बात हमसे नहीं कहना चाहते हैं। कि नाउ आई कैन बी हैप्पी, ये वाली नहीं कहना चाहते हैं। कि आई एम स्टिल होपलेस, ये नहीं कहना चाहते हैं। आई एम फीलिंग बेटर, कि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। कि माई मूड इज रून्ड, कि मेरा मूड था वो रून्ड था। इनमें से कौन सा नहीं कहना चाहते हैं आपको बताना है, ये भी होमवर्क में आप। व्हाट हैज ब्रॉट अबाउट अ चेंज, कैसी क्या चीज है जो पोएट के अंदर बदलाव लाती है, चेंजमेंट लाती है। क्रो चेंजमेंट लाता है, कि हेमलॉक ट्री चेंजमेंट लाता है, कि स्नोफॉल ऑन हिम चेंजमेंट लाती है, कि वेदर। तो ये भी आपके लिए क्या है? होमवर्क के लिए। ये आपके लिए लास्ट जो एंड के 8 या 7 क्वेश्चन है वो क्या है? होमवर्क में है। उसको आंसर्स को कमेंट करके बताना है कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हैं। बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ाया, उसके बाद मैंने बताया आपको समरी एंड सेंटर आइडिया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों इस पोयम में हमें लगता है ऐसा कोई पार्ट नहीं रह गया है जो मैंने क्लियर या कवर नहीं किया है, और कोई भी बोर्ड हो मुझे लगता है ये उसके लिए सफिशियंट है। एंड आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, एंड आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक यू।